हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। सिविल स्टाफ हिमाचल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है रोहित और दोस्तों आज की हमारी क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं द डेली करंट अफेयर्स ऑफ टुडे, दैट इज 17th ऑफ फरवरी 2024। 17 फरवरी 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को हम हमारी आज की क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे जुड़े हैं सबको गुड इवनिंग, नमस्कार। और यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी आवाज़ आप लोगों तक प्रॉपर आ रही होगी और स्क्रीन आप लोगों को प्रॉपर विजिबल होगी। तो चलिए बढ़ेंगे आगे, हमारे करंट अफेयर्स की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। करंट अफेयर्स की क्लास रोज शाम 6:15 होती है, जिसके अंदर हम डेली के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करते हैं। बेसिकली सोर्सेज जो हैं, जिन सोर्सेज से आपके लिए करंट अफेयर्स आते हैं, दैट इज प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, वेरी इंपॉर्टेंट, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, ट्रिब्यून। उसके साथ साथ हम जनसत्ता की बात करते हैं, हम भास्कर की बात करते हैं, अमर उजाला की बात करते हैं। तो इन्हीं करंट अफेयर्स को ध्यान में रखते हुए आपके लिए क्लास आती है। और चलिए अब बढ़ेंगे क्लास की तरफ, शुरुआत करते हैं क्लास की। और क्लास की शुरुआत करने से पहले एक और मैं आपको बता दूं कि सिविल स्टाफ आपके लिए बहुत सारी क्लासेस लेके आ रहा है, दैट इज ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड के अंदर। ऑनलाइन में भी दो ऑप्शन है, दैट इज लाइव एंड रिकॉर्डेड। और ऑफलाइन अगर आप ज्वाइन करते हैं तो ऑफलाइन में आपको लाइव का एक्सेस भी मिलता है। तो चलिए, ऑफ सॉरी लाइव कह रहा हूँ, ऑफलाइन में आपको लाइव और रिकॉर्डेड दोनों का एक्सेस मिल जाता है। सो यहाँ पर चाहे आप HPAS की बात करें, चाहे वो नायब तहसीलदार अलाइड सर्विसेज की बात करें, पटवारी की बात करें, सब इंस्पेक्टर की बात करें, कांस्टेबल हो, JOIT हो, इन सभी के लिए सिविल स्टाफ अपने नए बैचेस लेके आ रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डेमो लेक्चर पहले अवश्य देखें। डेमो लेक्चर्स को देखने के लिए आप हमारी एप्लीकेशन सिविल स्टाफ हिमाचल को अपने मोबाइल फोन के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे, स्टार्ट करते हैं हमारे करंट अफेयर्स की क्लास को और देखते हैं हमारा आज का पहला करंट अफेयर दोस्तों क्या कहता है। सो फर्स्ट करंट अफेयर दोस्तों आप देख सकते हैं, दैट इज द IIT जम्मू। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जम्मू ने, यहाँ के एक प्रोफेसर ने एक एंटी ड्रोन सिस्टम बनाया। अब ये जो एंटी ड्रोन सिस्टम बनाया गया है, देखिए ड्रोन क्या होता है, ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल जिसको हम बोलते हैं, ये होते हैं ड्रोन्स। अब ड्रोन्स जो होते हैं आजकल इनका यूजेज जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया है। दुश्मन की सर्विलियंस से लेकर बहुत छोटे मोटे काम, कहीं पे आजकल तो ये डिलीवरी भी करते हैं, तो बहुत छोटे मोटे टास्क जो है वो ड्रोन्स के द्वारा किए जाते हैं। और ड्रोन का इस्तेमाल बॉम्ब बनाकर भी किया जा सकता है, ड्रोन का इस्तेमाल नजर रखने के लिए, इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए, बहुत सारी चीजों पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। बट अब एक एंटी ड्रोन सिस्टम बनाया गया है, दैट इज द विद द साउंड टेक्नोलॉजी के साथ। और इसकी संरचना IIT जम्मू के एक प्रोफेसर के द्वारा की गई। सो IIT जम्मू के प्रोफेसर डॉक्टर करण नथवानी जो है, इन्होंने बनाया है, ये डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग IIT जम्मू के अंदर है, इन्होंने बनाया है एक एंटी ड्रोन सिस्टम। एक एंटी ड्रोन सिस्टम जो कि ड्रोन्स के लिए, एंटी ड्रोन्स के लिए वर्क करता है। बेसिकली ये साउंड टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया और इसको बनाने के लिए खर्चा जो है वो 4 लाख रुपए का आया है। और 300 मीटर की इसकी रेंज है, 300 मीटर में आ रहे ड्रोन्स या बाकी सारे इक्विपमेंट्स को ये कैप्चर कर लेता है। बहुत ही बेहतरीन वे में इसकी संरचना की गई है IIT जम्मू के प्रोफेसर नाथवानी साहब के द्वारा। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों अगले करंट अफेयर की तरफ और अगला करंट अफेयर देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट करंट अफेयर हमारे पास आता है वर्ल्ड सोशल फोरम 2024। वर्ल्ड सोशल फोरम 2024, ये वर्ल्ड सोशल फोरम का 16th कॉन्फ्रेंस है जो कि काठमांडू नेपाल के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया। सो काठमांडू नेपाल के अंदर वर्ल्ड सोशल फोरम 2024 ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। 5 दिन का इवेंट है और इसका थीम क्या रहा, अनदर वर्ल्ड इज पॉसिबल। अनदर वर्ल्ड इज पॉसिबल, इस थीम के तहत ये जो हमारा वर्ल्ड सोशल फोरम कॉन्फ्रेंस है इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है काठमांडू नेपाल के अंदर। सो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर था क्योंकि समिट्स को लेकर पेपर में अक्सर सवाल आते हैं। और उसके बाद हम देख रहे हैं एक अपॉइंटमेंट, देखिए ये जो भाई साहब आपको दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है संजय कुमार जैन। संजय कुमार जैन को चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया गया है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड का। देखिए इंडियन रेलवेज की वो आर्म जो टिकटिंग के लिए, कैटरिंग के लिए वर्क करती है, उसके अंदर हमने एक नए चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किए हैं, इनका नाम है संजय कुमार जैन। संजय कुमार जैन। और अगर मैं IRCTC की बात करता हूं तो दोस्तों इसकी स्थापना 1999 में की गई थी, 1999 में इसको बनाया गया था, दैट इज IRCTC। सो दैट इज इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर वर्क करती है। और भारत में पहली रेल जो है आप सब जानते हैं कि बॉम्बे टू थाने 1853 में शुरू की गई थी। चलिए तो आगे बढ़ेंगे दोस्तों अगले करंट अफेयर की तरफ। अगला करंट अफेयर क्या कहता है, अगला करंट अफेयर बात करता है सौराष्ट्र की। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन का जो स्टेडियम है, सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन का जो स्टेडियम है, इसका नाम अब
निरंजन शाह के नाम पर रख दिया गया। निरंजन शाह, निरंजन शाह भारत के एक पूर्वज दिग्गज बल्लेबाज रहे हैं। 1965 से लेकर 1975 तक बहुत सारे मैचेस में पार्टिसिपेट किया इन्होंने। और अब सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम जो है इसका नाम निरंजन शाह के नाम पर रखा जाएगा। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम जो है ये गुजरात का पहला ऐसा स्टेडियम है जो कि टोटली सोलर पावर के ऊपर वर्क करता है, जो कि सोलर पावर के ऊपर वर्क करता है। और निरंजन शाह ने 12 फर्स्ट क्लास मैचेस जो हैं बीसीसीआई के द्वारा खेले, और बीसीसीआई के फॉर्मर सेक्रेटरी भी रहे हैं ये। बीसीसीआई दैट इज बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। प्रेजेंटली इसके जो सेक्रेटरी हैं इनका नाम है जय शाह, इनका नाम है जय शाह। ये है अमित शाह जी के सपुत्र, अमित शाह जी के सपुत्र। सो ध्यान रखिएगा, निरंजन शाह के नाम पर रख दिया गया है सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम। चलिए दोस्तों अगला करंट अफेयर देखेंगे। अगला करंट अफेयर क्या कहता है? अगला करंट अफेयर हमारे पास आ जाता है दोस्तों, दैट इज रिलेटेड टू गुवाहाटी। गुवाहाटी ने होस्ट किया पहला डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट, फर्स्ट डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट। अब भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई के अंदर बेसिकली अगर हम भारत देश को स्किल डिजिटल इंडिया बना रहे हैं, डिजिटल इंडिया का रचना कर रहे हैं, और उसी के तहत भारत के केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर जी हैं, इन्होंने डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट 2024 को इनोग्रेट भी किया। ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा ऑर्गेनाइज की जा रही है। इसके साथ साथ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी मिला हुआ है। 1000 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं और इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया। तो यहाँ पर बहुत ही आरामदायक से हम स्पीड के साथ इसको कवर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बेसिकली यहाँ पर आरामदायक की बात इसलिए क्योंकि बहुत आसानी से हम इसको कवर कर रहे हैं। बहुत सिंपल से करंट अफेयर है हमारे आज के, और इसके साथ साथ पेपर के पॉइंट से बिल्कुल रेलेवेंट करंट अफेयर्स हैं, और यहाँ पर आराम से हम इसको कवर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला करंट अफेयर देखते हैं। बात करें रचना कुमारी जी की, तो देखिए हमारे पास एक इंडियन हैमर है बहुत बेहतरीन, इनका नाम है रचना कुमारी। बट रचना कुमारी जी को डोपिंग के चलते हुए, डोपिंग देखिए जो भी हमारे खिलाड़ी होते हैं, एथलीट्स होते हैं, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के रूल्स के अकॉर्डिंगली इनका डॉप टेस्ट किया जाता है, ताकि इसमें यह जांच किया जाता है कि ये जो खिलाड़ी है ये किसी नशीले पदार्थ का या किसी ऐसे पदार्थ का, किसी दवाई का सेवन तो नहीं कर रहा है जिससे इसकी बॉडी को टेम्परेरी एनर्जी मिल रही हो, ठीक है, कोई स्टेरॉइड ना हो जिसके चलते हुए ये बेहतर परफॉर्म कर पा रहा है। सो बेसिकली यहाँ पर टैलेंट की पहचान होती है, इसीलिए किसी ऐसे टेम्परेरी मेडिसिन के ऊपर अगर वो कंज्यूम करता है तो उसके चलते हुए टेस्टिंग होती है और इन खिलाड़ियों के ऊपर बैन लगाया जाता है। तो ऐसे में हमारे पास एक प्लेयर आती है रचना कुमारी जी। रचना कुमारी जी को 12 साल के लिए बैन कर दिया गया, 12 साल। इसके साथ साथ एक और प्लेयर आती है, इनका नाम है निर्मला श्योरन। निर्मला श्योरन, इनको भी 8 साल के लिए बैन कर दिया गया, इनको भी 8 साल के लिए बैन कर दिया गया है, फिर से एंटी डोपिंग एजेंसी के द्वारा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के द्वारा। अब ये करंट अफेयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है हमारे पास। सुप्रीम कोर्ट की बात यहां पर हम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्स द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल। देखिए सुप्रीम कोर्ट का 5 जजेस का बेंच था। इतनी सी बात आप सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कोई भी केस जो है वो सिंगल जज के द्वारा हैंडल नहीं किया जाता। और थोड़ी सी बात पहले मैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में बता देता हूं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। देखिए 26 जनवरी 1950 को और 28 जनवरी 1950, 2 दिन यहां पर ध्यान रखेंगे। 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना है हो जाती है और इसका वर्किंग शुरू हो जाता है। हालांकि इसका एस्टैब्लिशमेंट जो है वो 26 जनवरी 1950 को ही हो गया था, 28 से इसकी वर्किंग शुरू हो जाती है। 28 जनवरी 1950 से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बनाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। इनिशियली इसके अंदर 7 जजेस प्लस एक मुख्य न्यायाधीश थे, और आज इसके अंदर 33 जजेस प्लस एक मुख्य न्यायाधीश है। 33 जजेस प्लस एक मुख्य न्यायाधीश, टोटल 34। और इसके साथ साथ अगर मैं आगे बढ़ता हूं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के बाद अगर मैं आगे बढ़ता हूं, सो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, भारत के जो प्रेजेंट मुख्य न्यायाधीश है इनका नाम है धनंजय यशवंत चंद्राचूड़, DY चंद्राचूड़। और सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो होते हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर मैं बात करूं जजेस का या मुख्य न्यायाधीश का रिटायरमेंट एज वो 65 ईयर्स की एज का होता है, 65 ईयर्स की एज का। अब 5 जजेस का एक बेंच है जिसमें बीच में आपको मुख्य न्यायाधीश दिखाई दे रहे हैं, और यहां पर सुनवाई होती है इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर। इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर एक केस फाइल हुआ था। अब सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या होते हैं, उसके बाद केस क्या था और सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया। तो सबसे पहले मैं बता दूं, इलेक्टोरल बॉन्ड्स की स्थापना 2017 में की गई थी और 2018 में ये इंप्लीमेंट हुआ था। देखिए
2017-18 से पहले जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो राजनीतिक दल हैं, अब राजनीतिक दल जो होते हैं, जब चुनाव आते हैं और राजनीतिक दल के अंदर जो सारा वर्क होता है, इलेक्शन कैंपेनिंग होती है, ठीक है, पार्टी का प्रचार होता है, उसमें बहुत सारा पैसा खर्च किया जाता है। और वो पैसा आता कहाँ से? तो वो पैसा जो है पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन के तौर पर मिलता है, फंडिंग आती है पॉलिटिकल पार्टीज को। अब राजनीतिक दलों को पहले पैसा आता था तो सारा का सारा कैश में आता था। अब कैश में आता था तो बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन जो है अपना ब्लैक मनी जो होता था इन राजनीतिक दलों को दे देते थे, ठीक है, जो कि बाद में ये राजनीतिक दल उनको इनको पॉलिसीज फ्रेमिंग के चलते हुए बेनिफिट्स देते थे, इनके अकॉर्डिंगली पॉलिसीज बनाते थे ताकि ये अच्छे लेवल पे बेनिफिट्स कमा पाए। हुआ क्या, 2018 में केंद्र सरकार एक नई स्कीम लेके आई जिसको इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम बोला गया। अब इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के चलते हुए ये बोला गया कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन जो आती है 2,000 रुपए तक की पेमेंट कैश में आ सकती है। 2,000 से ऊपर की कोई भी पेमेंट होगी तो वो कैश में नहीं आएगी, वो पैसा जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के तहत आएगा। यानी कि आप बैंक ब्रांच में जाओगे, अगर आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देना है, एक बैंक ब्रांच में जाओगे, वहां पर जाकर पॉलिटिकल पार्टी के नाम पर बॉन्ड्स बनवाओगे और वही पॉलिटिकल पार्टी 15 दिन के अंदर अंदर उसको एनकैश करेगी। और अगर वो एनकैश नहीं कर पाती है तो वो बॉन्ड जो है फंड में चले जाएंगे, डोनेशन में चले जाते हैं, फंड्स में। इस तरह से ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम वर्क करती है। बट यहां पर क्या होता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के तहत कुछ लूप होल्स भी हैं। अब ये लूप होल्स क्या है मैं आपको समझाने वाला हूं। देखिए, सबसे बड़ा लूप होल ये है कि पहले क्या होता था, पहले थोड़ा बहुत बेसिकली अगर कोई कैश में दे रहा है पेमेंट या कुछ भी है तो थोड़ा बहुत सामने तो आता था। अब इलेक्टोरल बॉन्ड्स के अंदर प्राइवेसी का एक फीचर रखा गया है कि जिसने डोनेशन दिया उसका नाम रिवील नहीं किया जाता। और एक ही बैंक है जहां पर ये बॉन्ड इशू होते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI। तो इसी के चलते हुए ये केस आता है। अब इलेक्टोरल बॉन्ड्स में हर एक पॉलिटिकल पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड्स रिसीव नहीं कर सकती। ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसको जिसको 1% से ज्यादा वोट मिले होंगे लास्ट जनरल इलेक्शन के अंदर, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का हो, वही पार्टी जो है यहां पर एलिजिबल होती है इलेक्टोरल बॉन्ड्स को रिसीव करने के लिए। ठीक है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो है 1,000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000 और 1 करोड़ की डिनोमिनेशंस में आते हैं। वैलिडिटी इलेक्टोरल बॉन्ड्स की 15 कैलेंडर डेज की होती है अपने इशू से, और SBI की ब्रांचेस से आप खरीद सकते हो। ठीक है, चलिए 15 दिन के बाद कोई भी पेमेंट नहीं की जाती है, बॉन्ड एक्सपायर हो जाता है, बॉन्ड एक्सपायर हो जाता है। अब एक 5 जजेस का बेंच था सुप्रीम कोर्ट का, इसने बोला, क्या बोला कि ये जो हमारा इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है ये आर्टिकल 19(1)(a) का वायलेशन करती है। अब किस तरह से वायलेशन करती है पहले समझ लेते हैं, ये कुछ पॉइंट्स आपको समझने हैं। वो ये, सबसे पहले तो सेक्शन 182 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 ये कॉर्पोरेट डोनेशंस के ऊपर रोक लगाता है। ये कॉर्पोरेट डोनेशंस के ऊपर रोक लगाता है कि कॉर्पोरेट डोनेशंस जो होंगी, ठीक है, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाते हुए बोला कि एक कंपनी जो है अपने 7.5% के एवरेज प्रॉफिट से पिछले 3 वर्षों में 7.5% का उसका जो भी प्रॉफिट है उसके एवरेज प्रॉफिट का 7.5% ही मैक्सिमम वो है डोनेशन दे सकती है पॉलिटिकल पार्टी को। बट सरकार फाइनेंस एक्ट लेके आई थी 2017 में, जब उन्होंने ये जो हमारी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को इंट्रोड्यूस किया, तो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को इंट्रोड्यूस करते हुए फाइनेंस एक्ट 2017 में बोला कि किसी तरह का कोई कैप नहीं है, एक पॉलिटिकल पार्टी को जितनी भी डोनेशन ये कॉर्पोरेट्स देना चाहते हैं दे सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, बट प्रॉफिट मेकिंग कॉर्पोरेट्स की बात होती है, लॉस मेकिंग कॉर्पोरेट्स के ऊपर कुछ कैपिंग होती है। उसके बाद सेक्शन 29C ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 कहता है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो होंगी इनको 20,000 रुपए से ऊपर की जो डोनेशंस आएंगी उनको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, आरटीआई के चलते हुए बट डोनर की प्राइवेसी भी ध्यान में रखनी है कि ऐसे नॉर्मली ही रिलीज ना कर दे कि इस बंदे ने इतना पैसा दिया, आरटीआई के चलते हुए आप नाम बताएंगे। बट यही फाइनेंस बिल 2017 में आता है, फाइनेंस एक्ट 2017 में आता है, इसने एक्सेप्शन दे दिया पॉलिटिकल पार्टीज को। क्या कि जो फंडिंग जो है, जो पैसा 20,000 से ऊपर का इलेक्टोरल बॉन्ड्स के चलते हुए आया, वहां पर डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा किसका नाम, उसको बेसिकली प्राइवेट ही रखा जाएगा। ठीक है, कि किसी की प्राइवेसी को रिवील नहीं किया जाएगा। उसके बाद सेक्शन 13A इनकम टैक्स एक्ट का ये कहता है कि रिकॉर्ड्स जो है कंट्रीब्यूशन जो भी 20,000 से ऊपर की आई है उसकी देनी पड़ेगी बैंक को
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। बट फाइनेंस एक्ट 2017 ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को भी एग्जेम्प्ट कर दिया कि इनको भी रिकॉर्ड कीपिंग रिक्वायरमेंट से बाहर कर दिया। अब सबसे पहली चीज तो ये यहां पर आती है कि ये आरटीआई के अधीन नहीं आता, यानी कि प्राइवेसी, एक व्यक्ति को अगर जानकारी चाहिए, देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो है पब्लिक अथॉरिटी के चलते हुए इशू किए जा रहे हैं, तो यहां पर किसी व्यक्ति को उसका नाम बता देना कि किस तरह से यहाँ पर ये फंडिंग आ रही है, किस तरह से वर्क चल रहा है। सो इस चीज को आप ध्यान में रख लीजिएगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से फंडिंग आ रही है, ठीक है, कौन पैसा दे रहा है, उसको प्रिजर्व करके रखना बहुत जरूरी है। तो ये यहां पर बता दिया गया कि फाइनेंस एक्ट 2017 कह रहे थे कि हम नाम नहीं बताएंगे, हम नाम बता के रखेंगे। बट आरटीआई के तहत अगर आप ट्रांसपेरेंसी नहीं लेके आ रहे हो ऐसी स्कीम में, आप नाम नहीं बता रहे हो ऐसी स्कीम के तहत, तो काहे का बेसिकली फिर आरटीआई एक्ट किस काम का है, ठीक है। फिर तो फिर सीधी करप्शन है कि बताया ही नहीं जा रहा है कि किस पार्टी को कितनी फंडिंग आ रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 19 की वायलेशन बता दी कि आर्टिकल 19 की वायलेशन है अगर ऐसा हो रहा है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, जैसे मैंने बताया, इट्स अ वायलेशन ऑफ द आर्टिकल 19 आरटीआई के तहत। इसके साथ साथ ब्लैंकेट कॉर्पोरेट पॉलिटिकल फंडिंग बोल दिया गया कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये असंवैधानिक है कि आप पॉलिटिकल पार्टीज के लिए जितनी मर्जी फंडिंग कॉर्पोरेट्स के द्वारा आ रही है, तो ये भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जिसको आप डिस्क्लोज भी नहीं कर रहे हो। तीसरी चीज यहां पर आ जाती है क्विड प्रो क्वो। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस कल्चर की भी बात करी करप्शन के साथ साथ। सुप्रीम कोर्ट, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है कि एक पर्सन पॉलिटिकल पार्टी को या किसी पर्सन को बेनिफिट दे रहा है, पैसा दे रहा है, वो बदले में उसको फेवर करेंगे। तो रिटर्न में ऐसा हो सकता है कि बड़े बड़े बिजनेसमैन राजनीतिक दलों को चंदा दे रहे हैं और वही राजनीतिक दल बाद में सरकार में आने के बाद उनको बेनिफिट दे रहे हैं। क्योंकि यहां पर पिछले सालों का जो रिपोर्ट आती है वो ये देखती है कि सबसे ज्यादा डोनेशन जो है वो करंट रूलिंग पार्टी को ही आती है, अदर पार्टीज को तो उसका 10% भी नहीं मिल पाता, रूलिंग पार्टी को ही सबसे ज्यादा डोनेशन आती है, ये यहां पर देखा जा रहा है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स को अब अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया और इसके ऊपर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। और बेसिकली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को आदेश दिया गया है कि पिछले 15 दिनों के अंदर अंदर जो इशू हुए हैं, अगर वो एनकैश नहीं हुए हैं, तो उनके जिन्होंने भी पैसा दिया इलेक्टोरल बॉन्ड्स में उनको रिफंड कर दिया जाए, उनके अकाउंट में वापस डिपॉजिट कर दिया जाए। और 6 मार्च तक की रिपोर्ट आप बनाकर देगो, 2019 से लेकर मार्च 2024 तक की रिपोर्ट आप बना के दोगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ अपनी वेबसाइट पे उसको अपलोड करेगा कि किस पर्सन ने कितना पैसा दिया है इलेक्टोरल बॉन्ड्स में। सो ये बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों, जापान की बात करते हैं। जापान स्लाइड्स टू 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। जापान 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी में पहुंच जाता है, चौथे लार्जेस्ट नंबर पे आ जाता है, ठीक है। और बेसिकली अगर मैं बात करता हूं, देखिए जर्मनी था, जापान आगे था, जापान तीसरे नंबर पे था, जर्मनी चौथे नंबर पे था। बट अब जर्मनी और जापान ऑल्टरनेट बेसिकली अपनी पोजीशंस जो है वो चेंज कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं। तो जापान जो है वो 4th नंबर पे आ गया, जर्मनी तीसरे पे चला गया, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये देखा कि इकोनॉमी जो है वो श्रैंक हो गई है जापान के अंदर, और अक्टूबर से नवंबर में 0.4% का डिक्लाइन देखने को मिला, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि जुलाई और सितंबर में 2.9% कॉन्ट्रैक्ट हो गई थी ये, और 2 स्ट्रेट क्वार्टर में हमने देखा कि बेसिकली रिसेशन यहाँ पर देख रहे हैं और इकोनॉमी जो है वो डाउन जाती हुई दिखाई दे रही है। पहले नंबर पे यूएसए, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे जर्मनी, चौथे पे जापान, और 5वें पे आता है हमारा भारत, 5वें पे आता है इंडिया। द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इज इंडिया। क्लियर? सो ध्यान रखिएगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है कि दुनिया की पहली ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, दुनिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट एयरपोर्ट्स के ऊपर लगाया जा रहा है, एयरपोर्ट के ऊपर लगाया जा रहा है। तो ये कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ एमओयू साइन करके ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है कोचिन एयरपोर्ट के एरियाज में लगा रहा है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके चलते हुए वर्ल्ड का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट और फ्यूलिंग सिस्टम जो है, फ्यूलिंग स्टेशन जो है एयरपोर्ट के क्राइटेरिया में लगाया जा रहा है। CIAL जो है ये ऑलरेडी जो है वर्ल्ड का फर्स्ट एयरपोर्ट, फुली सोलर पावर्ड एयरपोर्ट है CIAL, यानी कि कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये पहला ऐसा एयरपोर्ट था जो पूरा का पूरा सोलर पावर पे चलने वाला एयरपोर्ट डिक्लेयर किया गया था। और ग्रीन हाइड्रोजन जो है ये वाटर से प्रोड्यूस होती है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए,
इसके चलते हुए जीरो कार्बन एनर्जी स्ट्रेटजीज को प्रमोट करते हुए ये हमारे सामने आ जाती है। आगे बात करेंगे सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की। सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, देखिए भारत में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे कॉइन्स की मिंटिंग से लेकर, ठीक है, हमारे नोट प्रिंट है, प्रोमिसरी नोट्स प्रिंट हो रहे हैं और बहुत सारे पेपर्स प्रिंट हो रहे हैं, इन सबको लेकर सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड चर्चा में आती है। 19वां फाउंडेशन डे अभी इसका ऑब्जर्व किया गया है, वित्त मंत्री ने यहाँ पर सेलिब्रेशन को अनाउंस किया। ये जो कंपनी है ये मिनी रत्ना कैटेगरी 1 में आती है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में वर्क करती है। बैंक नोट्स हो, सिक्योरिटी पेपर्स हो, स्टैम्प पेपर्स हो, पोस्टल स्टैम्प्स हो, ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स हो, पासपोर्ट्स और वीजा, सिक्योरिटी सर्टिफिकेट्स, चेक्स, बॉन्ड्स, वारंट, स्पेशल सर्टिफिकेट्स, कॉइन्स, कोमेमोरेटिव कॉइन्स, ये सारी चीजें सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा बनाए जाते हैं। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करेंगे दोस्तों एक पोर्टल की, दैट इज ई जागृति पोर्टल। अब ई जागृति पोर्टल है, ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन के साथ जुड़ा हुआ है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन यानी कि ग्राहक जो है, उपभोक्ता जो है, उसकी सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ है। तो हमारे जो कंज्यूमर अफेयर्स के सेक्रेटरी हैं रोहित कुमार सिंह जी, इन्होंने रिसेंटली क्या अनाउंस किया कि वी आर डूइंग द इंटीग्रेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेके आ रहे हैं ई जागृति पोर्टल में, जिसके चलते हुए हम जितने भी पेंडिंग केसेस है कंज्यूमर कोर्ट्स के अंदर, इनको रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। सो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में ये वर्क करेगा और जितने भी कंज्यूमर ग्रीवेंसेस रिड्यूसल मैकेनिज्म है उनमें ये वर्क करेगा। बात करें अगर मैं इसकी पोर्टल की, तो ये यहां पर हम क्या करेंगे, कंज्यूमर ग्रीवेंसेस प्लेटफॉर्म को इंटीग्रेट करेंगे, जिसके चलते हुए ऑनलाइन केस मॉनिटरिंग सिस्टम, ई दाखिल, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, केस मॉनिटरिंग सिस्टम, उसके बाद कॉन्फोनेट वेबसाइट, मीडिएशन एप्लीकेशन, इन सबको सिंगल प्लेटफॉर्म पे मर्ज कर देंगे। और ई जागृति प्लेटफॉर्म जो है, इसमें केस फाइलिंग हुआ, ऑनलाइन फी पेमेंट हुई, केस मॉनिटरिंग मॉड्यूल्स जो हुए, ये सब हमें देखने को मिलेगा। क्लियर? एक वर्चुअल कोर्ट फैसिलिटी यहां पर इंटीग्रेट करते हुए बनाई जाएगी। और नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन जो है, इसकी स्थापना 1988 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत की गई। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर है। एक रिटायर्ड जज या फिर एक सिटिंग जज सुप्रीम कोर्ट के होंगे या फिर किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को यहां पर अपॉइंट किया जाएगा हेड के तौर पर। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। भारत ने रिजेक्ट कर दिया क्या, डिमांड दैट फॉर द डाटा एक्सक्लूसिविटी इन द ड्रग डेवलपमेंट इन फॉरेन ट्रेड एफटीए टॉक्स। यहां पर अगर फ्री ट्रेड एसोसिएशन टॉक्स। अगर मैं बात करता हूं इंडिया ने क्या रिजेक्ट कर दिया, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन की जो डिमांड्स हैं डाटा एक्सक्लूसिविटी प्रोविजंस को लेकर, उसको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर दोनों साइड से नेगोशिएशन चल रही थी, तो इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया है। और इंडिया और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन जो है, ये ट्रेड और इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को जनवरी 2008 से ही एक दूसरे के साथ समझौता करने की कोशिश कर रहे थे। डाटा एक्सक्लूसिविटी दोस्तों एक तरह की ऐसी टर्म टाइप होती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन को लेकर, जो कि डाटा जो है फार्मास्यूटिकल क्लिनिकल ट्रायल्स के चलते हुए प्रोटेक्ट किया जाता है। जेनरिक ड्रग मैन्युफैक्चरर जो है ये अप्लाई नहीं कर सकते रेगुलेटरी अप्रूवल के लिए इक्विवेलेंट ड्रग्स को लेकर, और बेसिकली पिछले कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ ईयर्स को लेकर यहाँ पर ओरिजिनेटर डाटा की बात पे हम इस डाटा को शो कर रहे हैं। और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन की बात करता हूं तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी स्थापना 1960 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के तहत होती है, स्टॉकहोम कन्वेंशन के तहत होती है। इसके मेंबर आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। ठीक है, चलिए ये था आज का हमारा करंट अफेयर दोस्तों। इट्स टाइम टू डिस्कस द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब जो समय है वो एमसीक्यूज को डिस्कस करने का आ चुका है। जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे करंट अफेयर समझ में आए होंगे। चलिए अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे और देखते हैं हमारे पास किस तरह के सवाल आने वाले हैं। तो पहला सवाल ये रहा हमारी स्क्रीन पर। अब पहला सवाल कहता है कि एक 5 जजेस का बेंच है जिसने स्टक डाउन कर दिया इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को। उसके बाद द कोर्ट ने स्कीम को देखा कि इसने वायलेट किया है आरटीआई अंडर आर्टिकल 21A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडमेंट टू द कंपनीज एक्ट 2013 प्रोविजन अलाउइंग अनलिमिटेड कॉर्पोरेट कॉन्ट्रीब्यूशंस were declared arbitrary and violative of Article 16. State Bank of India has been ordered to immediately stop the issues of any further electoral bonds. यहाँ पर हमें करेक्ट वाला बताना है कि कौन सा करेक्ट है।
तो देखिए सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस बेंच ने सुनवाई करी, ये बात सही है। इसके बाद एसबीआई जो है इसको इशू करता है और एसबीआई को आदेश दिया गया इसको बंद कर देने का। सो दो स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट हो जाती हैं। आर्टिकल 19 आना चाहिए था, तो फर्स्ट एंड फोर ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। India has accepted the demand of the European Free Trade Association for data exclusivity provisions in the Free Trade Agreement. Data exclusivity is a form of intellectual property protection that applies specifically to data from the pharmaceutical clinical trials. And Iceland, Luxembourg, Norway, Switzerland are the members of the European Free Trade Association, or the European Free Trade Association is not a custom union. अब यहां अगर आप ध्यान से देखेंगे ना दोस्तों, यहां पर पहली स्टेटमेंट मेरी गलत हो जाती है क्योंकि इंडिया ने रिजेक्ट किया, इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया। और दूसरा यहां पर मेंबर जो हैं ये गलत बताए गए हैं, ठीक है। तो पहला और तीसरा मेरा गलत हो जाएगा, उस वजह से ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है वो मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। ई जागृति पोर्टल इज अ इनिशिएटिव ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। The World Social Forum 2024 commenced recently in Dhaka, and the IIT Delhi has developed the anti-drone system. देखिए IIT जम्मू ने बनाया एंटी ड्रोन सिस्टम, और ये वर्ल्ड सोशल फॉर्म दैट इज इन काठमांडू। सो सेकंड और थर्ड गलत है, सो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाना चाहिए हमारा। ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला सवाल। E-Jagriti portal will integrate a virtual court facility for a convenient and accessible resolution of consumer complaints. थीम जो यहां पर रहता है another word is possible, ये थीम हमें देखने को मिलता है स्टूडेंट्स। किसका थीम देखने को मिलता है? That is the theme of the World Social Forum 2024 का थीम मुझे देखने को मिल गया है। ड्रोन सिस्टम जो है ये पहला एक इस तरह का है जिसको एंटायरली नई टेक्नोलॉजी साउंड बेस्ड डिटेक्शन के ऊपर बनाया गया। तो यहां पर मेरे तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे, तो ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या कहता है। द नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिडसल कमीशन एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है जिसको 1988 में एस्टैब्लिश किया गया अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। वर्ल्ड सोशल फोरम जो है ये पहली बार 2001 में यूएसए में ऑर्गेनाइज किया गया था, और एंटी ड्रोन सिस्टम जो है ये इजिली डिटेक्ट कर लेगा 300 मीटर के आसपास के ड्रोन्स को। अब यहां पर अगर आप देखेंगे पहला और तीसरा स्टेटमेंट मेरा ये करेक्ट है, तो ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला सवाल देखते हैं। सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इज द मिनी रत्ना कंपनी, ना कि महारत्ना कंपनी आती है ये, और ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आती है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अब यहां पर गलत वाला बताना है, इनकरेक्ट वाला, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दुनिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट एयरपोर्ट के ऊपर, तो हमारा जो दुनिया का सबसे पहला पूरा सोलर पावर एयरपोर्ट है दैट इज कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहां पर इसको बनाया गया। कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट केरला के अंदर। जापान की इकोनॉमी अब वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है। दो स्ट्रेट क्वार्टर्स जो है कॉन्ट्रैक्शन जो है यहां पर देखा गया है, इकोनॉमी के अंदर रिसेशन देखी जा रही है। तो दोनों के दोनों ही करेक्ट है, दोनों के दोनों ऑप्शन ही करेक्ट दिखाने को मिलते हैं, तो ऑप्शन सी बोथ 1 and 2 आर राइट। चलिए अगला सवाल। रचना कुमारी जी जिनको 12 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है, ये कौन से खेल से संबंधित है? हैमर थ्रोअर है, मैराथन है, लॉन्ग जंप है, स्टेपल चेस है। तो रचना कुमारी हैमर थ्रोअर है, इनको 12 साल के लिए बैन कर दिया गया नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के द्वारा। अगला सवाल। पहली डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट, पहली डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट कहां पर? जयपुर, बेंगलुरु, चेन्नई या गुवाहाटी? सो दैट इज इन असम। फ्यूचर स्किल समिट ये कहां पर है? गुवाहाटी के अंदर, असम में। चलिए अगला सवाल। निरंजन शाह क्रिकेट स्टेडियम कहां पर है? निरंजन शाह क्रिकेट स्टेडियम कहां पर है? तो देखिए दोस्तों, निरंजन शाह क्रिकेट स्टेडियम है, ये हम बोलते हैं सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम को, दैट इज इन राजकोट, गुजरात। राजकोट, गुजरात। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ साथ हमारे आज के करंट अफेयर्स की क्लास की समाप्ति की तरफ बढ़ते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। किसी भी स्टूडेंट को कहीं पे कोई भी सवाल या डाउट रहा हो,
यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। और क्लास अगर आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो आप लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना नहीं भूलेंगे। क्लास मंडे टू सैटरडे 6:15 होती है। अब मुलाकात मंडे को होगी 6:15 बजे। तब तक के लिए अलविदा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू सो मच। थैंक यू।